ये एडिटोरियल का टाइटल है जीएसटी 2.0 विल इट रियली बूस्ट कंजम्पशन। पीएम ने स्पीच दिया है और ये बोला है कि हम लोग जीएसटी की जो अलग अलग रेट्स हैं उनको कम करेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक तो ये समझेंगे कि ये जीएसटी क्या है, जिसके 2.0 के बारे में बात करेंगे। और विल इट रियली बूस्ट कंजम्पशन, तो ये कौन से कंजम्पशन की बात कर रहा है और क्यों बढ़ाना है कंजम्पशन को। ठीक है, मतलब कुछ कुछ हम इंडियन इकोनॉमी का ओवरव्यू देखेंगे। ठीक है, इंडिया में जो टैक्सेशन सिस्टम है, टैक्सेशन सिस्टम मतलब जो गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है वो फेडरल स्ट्रक्चर का पार्ट है। मतलब कि हर एक स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करने की अथॉरिटी है और वो अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखी है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कि इंडिया में जो टैक्सेशन है वो एक फेडरल सब्जेक्ट है। हर स्टेट अपना अलग से टैक्स कलेक्ट करता है। अब स्टेट टैक्स क्यों कलेक्ट करता है? क्योंकि वही उसके रिवेन्यू का सोर्स है, उसको पैसा टैक्स कलेक्शन से ही मिलता है। क्लियर? तो टैक्सेशन जो है इंडिया में ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है। टैक्सेशन कॉम्प्लेक्स सिस्टम है इंडिया में। इंडियन टैक्सेशन सिस्टम दो तरह के टैक्स कलेक्ट करती है गवर्नमेंट, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जहां पे ओनस, ONUS, ओनस यानी बर्डन ऑफ पेइंग टैक्स इज ऑन द इंडिविजुअल, कि उसको टैक्स पे करना है। और इनडायरेक्ट टैक्स वो है जहां पे ओनस यानी बर्डन ऑफ पेइंग टैक्स इज नॉट डायरेक्टली ऑन द इंडिविजुअल। फॉर एग्जांपल, कोई भी पर्सन जिसका एक इनकम है उसको इनकम टैक्स देना है, आईटी रिटर्न फाइल करना है, तो हर एक इंडिविजुअल को पे करना है। ओनस इज ऑन द इंडिविजुअल, उसी को फाइल करना है। ये डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, फॉर एग्जांपल जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जो पर्सन प्रोडक्ट बाई कर रहा है, लेट्स सपोज आप शॉप पे गए, आपने एक टीवी बाई किया, उस पे 28% जीएसटी था, आपने वो जीएसटी पे कर दिया, लेकिन गवर्नमेंट को पे नहीं करोगे, आप शॉपकीपर को पे करोगे। अब शॉपकीपर वो पैसा गवर्नमेंट को पे करेगा, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो करे या ना करे वो बर्डन आपके ऊपर नहीं है। तो ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स, कि डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करने का बर्डन अगर इंडिविजुअल पे है तो डायरेक्ट टैक्स है, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स। अगर डायरेक्टली बर्डन इंडिविजुअल पे नहीं है तो हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। तो इंडिया में जो इनडायरेक्ट टैक्स का सिस्टम है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। पहले भी था, अभी भी है, इतना इजी नहीं हुआ है। इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में मेनली बात करेंगे क्योंकि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है और उसी के बारे में भी बात करेंगे। तो इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम इज कॉम्प्लिकेटेड वन। पहले बात करते हैं प्री 2017 की, 2017 से पहले की। इंडिया में अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स को 2017 से पहले टैक्स कलेक्ट करने की पावर थी, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करने की। तो इनडायरेक्ट टैक्स स्टेट गवर्नमेंट जो इकट्ठा करते थे या गैदर करते थे, अलग अलग टैक्स करते हैं, वो हम टैक्सेशन में पढ़ेंगे। अभी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट
जो भी टैक्स कलेक्ट कर रही थी उसमें एक बड़ा रिवेन्यू आ रहा था वेट से, वैल्यू एडेड टैक्स। मतलब हरियाणा का मैक्सिमम रिवेन्यू वेट से आता था, यूपी का मैक्सिमम रिवेन्यू यूपी गवर्नमेंट के पास वेट से आता था, हर एक स्टेट गवर्नमेंट के पास वेट से पैसा आता था, वैल्यू एडेड टैक्स। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स था, ठीक है। होता क्या था, एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी। इस ए पर्सन ने कहीं से या फार्मर से वीट परचेज किया, ठीक है, और उस वीट का फ्लोर बना दिया आटा, ठीक है। तो उसने एक वैल्यू ऐड कर दी इसमें, वीट था आटा बन गया, वैल्यू ऐड हो गई। वीट सपोज बाय किया था 10 रुपीज पर केजी, आटे को सेल कर रहा है 20 रुपीज पर केजी। कितने का वैल्यू ऐड किया, 10 रुपए का वैल्यू ऐड कर दिया। तो गवर्नमेंट कहती थी 10 रुपए पे वैट दे दो। कितना वैट दे दो, हर एक स्टेट में अलग अलग था। हरियाणा का सपोज 10% है, यूपी कह रहा है 12% लेंगे, महाराष्ट्र कह रहा है 8% लेंगे, तेलंगाना कह रहा है 15% लेंगे। स्टेट डिसाइड करता था, स्टेट ही लेता था, ठीक है। वैल्यू एडेड टैक्स, सपोज इस ए से बी ने आटा खरीदा, इसने ब्रेड बना दिया। अब 1 किलो आटे के इसने 4 ब्रेड बना दिए, हर एक ब्रेड को ये 40 रुपए में बेच रहा है, 160 रुपए में बेच रहा है, लिया था 20 रुपए में, वैल्यू कितने का ऐड किया, 140 का। 140 पे टैक्स दे दो, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये होता था वैल्यू एडेड टैक्स, जो हर एक स्टेप पे पे करना पड़ता था। जो भी पर्सन जो भी वैल्यू ऐड कर रहा है उतने का ही टैक्स पे कर देता, ठीक है। ये था वैट सिस्टम इंडिया में, जो 2017 से पहले चलता था, इनडायरेक्ट टैक्स जिससे गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी। मतलब प्रोडक्शन पे लगने वाले टैक्स को वैट बोला जाता था, क्योंकि ब्रेड का प्रोड्यूस हुआ है ना, किससे प्रोड्यूस हुआ है उसको छोड़ दो एक बार, लेकिन जब आटा बना तो आटा का प्रोडक्शन हुआ, ब्रेड बना तो ब्रेड का प्रोडक्शन हुआ, तो हर एक चीज को प्रोड्यूस करने पे टैक्स लगता था। स्टेट गवर्नमेंट वो टैक्स कलेक्ट करती थी, उसको वेट बोलते थे, वैल्यू एडेड टैक्स। वो हर एक स्टेट गवर्नमेंट का अलग अलग होता था। यही स्टेट गवर्नमेंट का मेन रिवेन्यू सोर्स था अलग अलग स्टेट्स में, ठीक है। लेकिन इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, वेट से प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि अक्रॉस इंडिया एक यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं था। पहली प्रॉब्लम, अगर एक ब्रेड बनाने वाली कंपनी हरियाणा में भी काम कर रही है, राजस्थान में भी काम कर रही है, पंजाब में भी काम कर रही है, तो उसको अलग अलग वेट की रेट देनी पड़ती थी, ठीक है। अलग अलग जगह पे अलग अलग गवर्नमेंट को वेट पे करना पड़ता था। तो ये किसी भी बिजनेसमैन के लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है कि भाई हर स्टेट गवर्नमेंट को अलग अलग टैक्स दो और अलग अलग रेट पे दो। तो वो कोशिश ये करेगा जहां मिनिमम टैक्स हो रहा है ना वहां काम करूं, बाकी जगह पे काम ही ना करूं। अगर हरियाणा टैक्स दे रहा है 8%, तो कोशिश करेगा मैक्सिमम हरियाणा में ही बनाए, बाहर बनाए ही, ठीक है। इससे हो क्या रहा था, इंडिया में बिजनेसेस का स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। SKEWED, स्क्यूड मतलब एक तरफ, सिर्फ उन्हीं स्टेट्स में ज्यादा बिजनेस ग्रो कर रहा था जहां पे टैक्स की रेट कम थी। सीधा सा लॉजिक है, बिजनेसमैन तो वही काम करेगा जहां पे टैक्स की रेट कम हो, क्लियर है। तो जहां उनको टैक्स कम दिखता वहां पे वो बिजनेस लगाते, दूसरे के बिजनेस ही नहीं लगा रहे थे। तो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था इंडस्ट्री का। तो इंडस्ट्री कुछ स्टेट्स में लग पा रही थी, सभी स्टेट्स में नहीं लग पा रही थी। रीजन था यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं था टैक्सेशन का। जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं सब में यूनिफॉर्म सिस्टम है। तो इसका मतलब अगर हमें डेवलप कंट्रीज की तरफ बढ़ना है, अभी हम डेवलपिंग है, अगर हम डेवलप्ड कंट्री बनना है तो हमें फॉलो करना पड़ेगा जो बाकी कर रहे हैं उसको। तो एक तो ये वाला चेंज करना था कि यूनिफॉर्म सिस्टम लाना था। दूसरा, वेट में एक प्रॉब्लम और थी जिसको बोला जाता है कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। टैक्स ऑन टैक्स का मतलब
एक पर्सन ने 100 रुपीज का कोई प्रोडक्ट बनाया, गवर्नमेंट ने उस पे बोला कि भाई 10% टैक्स दे दो आप, क्योंकि हमारा वेट 10% है, आपने ये प्रोडक्ट बनाया है 100 रुपए की वैल्यू का, इस पे आप टैक्स दे दो 10 रुपए। और ये नेक्स्ट पर्सन के पास चला गया 110 रुपए का बनके। सेकंड स्टेप पे जो पर्सन था, इन्होंने इसमें कुछ और वैल्यू ऐड की और ये बोले कि अब इस प्रोडक्ट का प्राइस 130 रुपए हो गया है। उन्होंने इससे एक नया प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, लेके और उसको मार्केट में आगे 130 रुपए में बेचा। तो गवर्नमेंट बोली भाई ठीक है 130 रुपए पे 10% दे दो, ठीक है। ये 130 रुपए पे जो 10% लिया है, अगर आप इसको ब्रेक करोगे, ये 130 पे 10% मतलब कितना हो गया 13 रुपया, मतलब 143 ये हो गया। अब एक बार स्टार्टिंग से इस प्रोडक्ट की प्राइस का ब्रेक देखते हैं। 100 रुपए था पहले, 10 रुपए टैक्स था, टैक्स को मैं सर्कल करता जाऊंगा, ठीक है। इस पर्सन ने 20 रुपए की वैल्यू ऐड की, सॉरी 20 रुपए की वैल्यू ऐड की, ठीक है, और उसके बाद 13 रुपए का टैक्स दे दिया। क्लियर? एक्चुअल में वैल्यू कितने की ऐड हुई है? 120 रुपए की। टैक्स कितने पे बनना चाहिए? 120 पे, लेकिन टैक्स ले कितने पे रही है गवर्नमेंट? 130 पे। तो वो जो 10 रुपए है वो क्या चीज है? ये यहां से आया हुआ टैक्स। दोबारा बताता हूं, 100 रुपए का पहले प्रोडक्ट था, 10 रुपए का टैक्स था, 20 रुपए की अगले ने वैल्यू ऐड की, 13 रुपए का अगले ने टैक्स पे किया। टैक्स हटा दो एक बार दोनों, तो एक्चुअल प्रोडक्ट में वैल्यू कितने की ऐड हुई? 120 की। तो टैक्स भी 120 पे ही लगना चाहिए था। टैक्स दे कितने पर आया? 130 पे। तो जो 120 से 130 का गैप है 10 रुपए का, वो है क्या चीज? वो टैक्स है जो पहले ने पे किया था। तो मतलब गवर्नमेंट ने उस टैक्स पे भी टैक्स ले लिया, ठीक है। इसको बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट, टैक्स ऑन टैक्स। तो बिजनेसमैन बोले तो गलत है, ये तो हमने छोटी वैल्यू ली है इसलिए फर्क पता नहीं लग रहा, लाखों में वैल्यू होगी तो टैक्स भी लाखों में जाएगा। कि भाई आप एक बार टैक्स ले रहे हो, फिर अगली बार फिर टैक्स पे टैक्स ले रहे हो, ये सिस्टम तो इंडिया में ही है, बाहर तो नहीं है। तो इसको कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं। ये बिजनेसमैन को नया बिजनेस खड़ा करने के लिए प्रिवेंट करता है। मतलब उनको बोलता है कि मत लगाओ, यहाँ पे टैक्स ऑन टैक्स है, ऐसी कंट्री ढूंढो जहां पे टैक्स ऑन टैक्स नहीं। तो इसको बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। तो दूसरा प्रॉब्लम ये था वेट में, कैस्केडिंग इफेक्ट था। इसको गवर्नमेंट ओवरकम करना चाह रही थी, क्योंकि बार बार इंडस्ट्री के लोग बोल रहे थे कि जो कैस्केडिंग इफेक्ट है ना, इससे हम लोगों के प्रॉफिट मार्जिन पे फर्क पड़ रहा है। प्रॉफिट मार्जिन मतलब जो हमें प्रॉफिट बन रहा है उस पर फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तीसरा, गवर्नमेंट एक सिंप्लीफाइड सिस्टम बनाना चाहती थी। अब जो मैंने कैस्केडिंग इफेक्ट आपको समझाया ना, ये नॉर्मल पर्सन को समझ में नहीं आएगी क्या हो रहा है। ये तो जिसको जो पढ़ा लिखा उसी को समझ में आएगा। अब बिजनेसमैन तो कोई अनपढ़ आदमी भी हो सकता है, तो जरूरी नहीं कि पढ़ा लिखा आदमी बिजनेस करा करे। तो सिंप्लीफाइड होना चाहिए टैक्स की, सीधा सीधा क्या हो रहा है सबको समझ में आए, ठीक है। तो इन 3 रीजंस की वजह से, मेन 3 रीजन यही थे, इंडियन गवर्नमेंट ने 2017 में एक स्टेप उठाया कि जितने भी ये वैट ले रही है ना गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इनको खत्म करो। और बाकी भी जो किसी भी तरह का इनडायरेक्ट टैक्स अगर कोई भी गवर्नमेंट ले रही है अदर देन वैट, जैसे एक टैक्स होता है एक्साइज ड्यूटी, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स लगता है, जैसे अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग किया है उस पे एक्साइज ड्यूटी लगता है, वैट नहीं लेते। अब कहोगे फर्क क्या है? कुछ नहीं है, बस नाम बदल दिया है, इनडायरेक्ट टैक्स एक तरह का, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी है। या और भी किसी तरह का कोई भी टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स अगर गवर्नमेंट ले रही है, और गवर्नमेंट ले रही थी इंडिया में, अलग अलग स्टेट्स की गवर्नमेंट अलग अलग नाम बना के
अलग अलग तरह से टैक्स वसूल कर रही थी बिजनेसमैन से, तो उससे बिजनेसमैन को प्रॉब्लम हो रही थी। तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक सिस्टम निकाला कि भाई हम काम करते हैं, सारे इनडायरेक्ट टैक्स बंद करो, एक ही टैक्स लेके आएंगे जिसका नाम होगा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जीएसटी 2017 में जितने भी इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्स थे उसको सबज्यूम कर लिया और बना दिया जीएसटी। सबज्यूम करना मतलब उसको शामिल कर लिया अपने में और एक टैक्स बना के दे दिया जिसका नाम रख दिया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई कि जीएसटी क्यों बना, रिक्वायरमेंट क्या थी, कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा था, टैक्स सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेटेड था और यूनिफॉर्म नहीं था। तो इन तीनों प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जीएसटी ले आए। लेकिन जीएसटी में टैक्स कलेक्शन पावर इज विद सेंटर। टैक्स कलेक्ट करने की पावर वेट में किसके पास थी? स्टेट के पास। अब पावर किसके पास आ गई? सेंटर के पास। तो स्टेट बोले नहीं भाई, हम अपनी रिवेन्यू सोर्स को आपको कैसे दे देंगे। अब कोई पर्सन के पास रिवेन्यू सोर्स ही नहीं है तो उसके पास पावर ही नहीं है। अगर किसी सीएम के पास रिवेन्यू सोर्स नहीं है तो वो पावरलेस है, वो किसी काम का सीएम नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता। तो बोला कि जो आप ये सेंटर वाले कर रहे हो, मतलब मोदी गवर्नमेंट जो करना चाह रही है, भाई हम लोग करने नहीं देंगे आपको। ये तो फेडरल स्ट्रक्चर के साथ छेड़खानी हो गई। फेडरल का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब है डिवीजन ऑफ पावर, ऑफ लॉ मेकिंग पावर। और ये इंडिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखा है कि अलग अलग स्टेट और सेंटर के पास लॉ मेकिंग पावर। तो स्टेट बोले भाई ये ऐसे तो आप लोग हम लोगों की लॉ मेकिंग पावर ले रहे हो, और ये तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल स्ट्रक्चर के साथ सीधे सीधे छेड़खानी है। ठीक है, और ऐसा हम लोग करने नहीं देंगे। अब स्टेट नहीं करने देंगे तो क्या सेंटर कर सकता था ऐसा? तो आंसर इज नो, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि अगर आपको फेडरल स्ट्रक्चर में चेंज लाना है, इफ यू नीड टू चेंज द फेडरल स्ट्रक्चर, देन आपको किसी भी बिल को पार्लियामेंट के बोथ हाउसेज में स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास करना है, प्लस रेटिफिकेशन ऑफ हाफ स्टेट्स। मतलब अगर जीएसटी को इंडिया में इंप्लीमेंट करना है तो लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग स्पेशल मेजोरिटी के साथ वो बिल पास होगा। अगर आपको स्पेशल मेजोरिटी नहीं पता है तो मैं अभी वो नहीं बताऊंगा, क्योंकि फिर मैं मेजोरिटी पे चला जाऊंगा नहीं तो। ठीक है, हालांकि मैंने एक दिन पहले समझा था स्पेशल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी और एक सिंपल मेजोरिटी होती है, स्पेशल मेजोरिटी होती है। फिर स्पेशल मेजोरिटी दो टाइप की है, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट ओनली एंड स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड रेटिफिकेशन ऑफ हाफ द स्टेट। इसका मतलब ये है कि अगर जीएसटी को इंप्लीमेंट करना है तो उसको पहले पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा। स्पेशल मेजोरिटी होती है प्रेजेंट नंबर ऑफ मेंबर प्रेजेंट विल आउट ऑफ दोज प्रेजेंट मेंबर 2/3 मेंबर विल वोट इन फेवर ऑफ द बिल। 2/3 मेंबर जो प्रेजेंट है वो बिल के फेवर में वोट करेंगे, तो वो स्पेशल मेजोरिटी होती है। सिंपल वे में समझा रहा हूं, और कॉम्प्लेक्स होता है उसको बाद में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद भी वो एक्ट नहीं बनेगा। नॉर्मल इंडिया में प्रोसीजर क्या है एक्ट बनाने का? लोकसभा में पास, फिर राज्यसभा में पास, या उल्टा होगा, और फिर प्रेसिडेंट साइन कर देगा और एक्ट बन गया। लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा। जहां फेडरल स्ट्रक्चर चेंज करना है वहां पहले लोकसभा पास करेगा या राज्यसभा, फिर दूसरे हाउस में जाएगा वो पास करेंगे, उसके बाद
प्रेसिडेंट साइन करेगा, उसके बाद 28 स्टेट है इंडिया में, उनमें से 14 स्टेट्स को अपनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में उसको पास करना पड़ेगा, तब जाके वो लॉ बनेगा इंडिया में। तो इट्स अ वेरी टीडियस प्रोसेस। इसीलिए कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट फेडरल स्ट्रक्चर के साथ इतनी इजीली छेड़खानी कर नहीं सकती, नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक तरफा रूल बना देती और एक झटके में सभी स्टेट्स की रेवेन्यू पावर को अपने हाथ में ले लेती। ठीक है, तो इसलिए जीएसटी के लिए क्या करना जरूरी था, हाफ ऑफ द स्टेट्स को फेवर में लेना जरूरी था, कि आधे स्टेट्स ऐसे हो जो अपने यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में वो लोग बना दे। पार्लियामेंट में तो करवा सकती है, गवर्नमेंट ने मेजोरिटी लेके करवा दिया, लोकसभा में तो मेजोरिटी होगी ही, गवर्नमेंट तभी बनी है, राज्यसभा में जुगाड़ लगा के बना दी, लेकिन स्टेट्स 14 कहां से लाए। अब ऐसा था नहीं कि 14 स्टेट में बीजेपी की सरकार हो फिर कहीं पास कर दो, ठीक है, तो मुश्किल आई कहां पे, हाफ ऑफ द स्टेट रेटिफिकेशन में। तो ये चीज होल्ड हो गई। ये बात मैं 2017 से पहले ही कर रहा हूँ, जब ये सिस्टम बनाने की बात हो रही थी, क्योंकि 17 में तो इंप्लीमेंट कर दिया जीएसटी। 1 जुलाई 2017 को इंडिया में जीएसटी इंप्लीमेंट हो गया था, तो उससे पहले की स्टोरी है ये सारी की सारी। ठीक है, ये प्रॉब्लम थी, सॉल्यूशन लाया गया, स्टेट गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि भाई हम ऐसा सॉल्यूशन पे बात ही नहीं करेंगे जहां पे आप हमारा रेवेन्यू कलेक्शन की पावर को अपने हाथ में ले रहे हो। तो मतलब हमने तो अपनी गर्दन दे दी आपके हाथ में, आप जो चाहोगे वो करवाओगे। ठीक है, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल बनाया, बोले ऐसा करते हैं, एक जीएसटी नाम की काउंसिल बनाते हैं। जीएसटी काउंसिल बनाते हैं। इस जीएसटी काउंसिल में सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट सबको मेंबर बनाते हैं, और ये वो काउंसिल होगी जो जीएसटी से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेने की पावर इस काउंसिल के पास होगी। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट मेंबर है और स्टेट गवर्नमेंट मेंबर है। ठीक है, तो हम जीएसटी काउंसिल नाम की एक बॉडी बनाते हैं। इस बॉडी को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया। मतलब इसको कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया। ये स्टेट्स ने बोला कि भाई इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बनाओ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के साथ छेड़खानी करना आसान नहीं है, क्योंकि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज लाना होगा तो एटलीस्ट पार्लियामेंट में तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, और नॉर्मली किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट पावर में है उसकी राज्यसभा में मेजोरिटी होती नहीं है। क्यों नहीं होती ये हम पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटी में समझेंगे, लंबा टॉपिक है। ठीक है, नॉर्मली होती नहीं है, तो सिंपल ही मेजोरिटी नहीं होती तो स्पेशल तो लाएंगे कहां से। तो उस प्रोविजन को चेंज करना मुश्किल होगा, इसलिए इसको कौन सी बॉडी बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। किसको, जीएसटी काउंसिल को। तो ये वो बॉडी बनाएगी जो जीएसटी से रिलेटेड हर एक डिसीजन लेगी। तो स्टेट बोले फिर इससे क्या होगा भाई, चलो आपने मान लिया आपने बॉडी बना दी, लेकिन पैसा तो अभी भी आप ही कलेक्ट करोगे ना, उसके रिलेटेड बताओ। तो सेंटर बोला कि हम लोग अलोन कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे। ठीक है, ये हम कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर देंगे कि अकेली सेंट्रल गवर्नमेंट कोई डिसीजन नहीं ले सकती, जीएसटी में चेंज लाना है कुछ भी, उसके लिए जीएसटी काउंसिल की परमिशन चाहिए। ठीक है, अब बात यह आ गई कि जीएसटी काउंसिल की परमिशन का मतलब क्या है। तो बोले कि हम लोग एक काम करते हैं, इस जीएसटी काउंसिल को एक वोटिंग पावर देते हैं कि अगर जीएसटी में कोई भी चेंज लाना है तो ये जीएसटी काउंसिल वोट करेगी, और इस जीएसटी काउंसिल ने अगर 75% वोटिंग फेवर में हुई तो ही चेंज होगा, नहीं तो होगा नहीं। 75% का मतलब समझो 3/4 मेजोरिटी हो गई, 2/3 से भी ज्यादा। 2/3 तो 66% होती है, मतलब 3/4 75% इंडिया अगर एग्री है, 50 छोड़ो, हम मेजोरिटी पे बात नहीं करें, अगर 75% एग्री है ना, तो 75% स्टेट और सेंटर एग्री है, तो हम उस डिसीजन को इंप्लीमेंट करेंगे। 25 नहीं एग्री तो मत रहने दो, क्योंकि हर एक को एग्री नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो फिर बोले कि ये 75% के लिए
वोटिंग कैसे रहेगी, सेंटर के पास कितना वोटिंग पावर होगा और स्टेट्स के पास कितना वोटिंग पावर होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को वोटिंग पावर दिया गया 1/3 कि 1/3 वोटिंग पावर सेंटर के पास है। 1/3 का मतलब अगर ये मिला के 30 हो, अभी 29 है, एक सेंटर है 28 स्टेट है, फॉर एग्जांपल 20 ये 30 हो, तो 30 है अगर मेंबर है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के 10 वोट होंगे अकेले, मतलब उसका एक वोट 10 के बराबर माना जाएगा। तो उसको 1/3 वोटिंग राइट सेंटर को दे दिए गए, क्योंकि सेंटर इंडिया में पावरफुल है स्टेट के कंपैरिजन में। तो बोला कि मुझे वोट भी ज्यादा चाहिए, लेकिन मैं बोला कि देखो अगर मेरे पास 10 वोट है, 1/3 से कुछ हो भी नहीं पाएगा, 3/4 चाहिए। 1/3 तो 33% है, तो 3/4 चाहिए, तो आप लोगों का भी सहयोग चाहिएगा मुझे। तो मैं अकेला कुछ भी डिसीजन कर नहीं पाऊंगा। अगर आप लोगों को लगे कि मैं अकेला कुछ भी डिसीजन कर लूंगा, सेंटर तो कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि 1/3 ही वोटिंग है मेरे पास। लेकिन 1/3 चाहिए, इक्वल नहीं ले सकता, क्योंकि फिर इक्वल लेने में तो सेंटर की पावर स्टेट के बराबर आ गई ना, फिर सेंटर और स्टेट में फर्क क्या रहा, ठीक है। और स्टेट्स को राइट दिए गए 2/3, 66%। 66% स्टेट्स में इक्वली डिवाइड कर दिया, मतलब हर एक का वोटिंग इक्वल है, चाहे मणिपुर है चाहे राजस्थान है, क्योंकि मैं एरिया वाइज बात कर रहा हूँ, कितना बड़ा एरिया है कितना छोटा एरिया है, चाहे यूपी है 26 करोड़ पॉपुलेशन, चाहे सिक्किम है 1-2 करोड़ की पॉपुलेशन, सबका वोटिंग राइट सेम है, स्टेट्स को वोटिंग राइट सेम दिया गया। ये डिमांड जो जीएसटी में पूरी की गई, ये राज्यसभा में रखी जाती है कि राज्यसभा में भी ऐसा ही होना चाहिए, हर एक स्टेट को इक्वल पावर मिलनी चाहिए, जो कि है नहीं, ठीक है। जैसे यूपी है 31 सीट्स है, उधर फिर मणिपुर है 1 सीट है, तो 1 वर्सेस 31, तो पावरलेस बना दिया मणिपुर को, ठीक है। तो कह रहे हैं कि यहां ऐसा नहीं है, सबको इक्वल पावर दी गई है, लेकिन सबके मिला के कितने वोट हैं, 2/3। तो 2/3 वोट आप लोगों के, 1/3 मेरा, हम बैठ के वोटिंग करेंगे किसी भी चीज पे, इस चीज पे भी कि क्या सेंटर कलेक्ट करे, तो वोटिंग होगी इस चीज पे कि कौन कलेक्ट करेगा उस टैक्स को, कितना होगा, कौन से प्रोडक्ट पे कितना लगेगा, ठीक है। वो सारी चीजों का डिसीजन ये काउंसिल लेगी, इसको एक पावरफुल बॉडी बनाया गया, और इसमें सेंटर को पावर नहीं दी गई ज्यादा, कुछ स्पेशल पावर दी गई, लेकिन ज्यादा पावर नहीं दी गई, अकेला सेंटर कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो तब स्टेट कुछ कुछ माने कि ठीक है चलो हम लोग मान लेते हैं कि जीएसटी को लेके आ जाओ, हम लोग पास कर देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली डिसीजन तो इस बॉडी को ही लेना है, ठीक है, क्योंकि ये चीज लिख दी गई है उस लॉ में कि डिसीजन ये बॉडी लेगी सारा का सारा। तो जीएसटी काउंसिल इज द पावरफुल बॉडी जो पूरे के पूरे इंडिया के इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम के बारे में कोई भी डिसीजन लेती है। जैसे अभी इंडिपेंडेंस डे स्पीच में प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि हम जीएसटी में अलग अलग स्लैब है, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। कुछ प्रोडक्ट पे 0 टैक्स है, टैक्स फ्री है, कुछ प्रोडक्ट पे 5% टैक्स लगता है, कुछ पे 12% है, कुछ पे 18% है, कुछ पे 28% है। कौन डिसाइड करता है किस पे कितना लगेगा, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि हम 28% वाला और 12% वाला स्लैब हटा दें। अब प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लागू ही हो जाएगा, जब तक ये लोग उस पर स्टैंप नहीं लगाएंगे ना तब तक लागू नहीं होगा। तो आप पूछोगे अगर इन्होंने नहीं लगाया तो नहीं लगाया, तो नहीं लगाया, प्राइम मिनिस्टर ने बोला है वो नहीं होगा, ठीक है। तभी तो इसको पावरफुल बॉडी माना गया ना। हालांकि ऑब्वियस ही बात है कि प्राइम मिनिस्टर ने बोला तो उसने सोच के ही बोला होगा कि भाई कितने लोग मेरे फेवर में है, सारी चीजें इंटरनल उन्होंने पहले ही बात कर ली होगी स्टेट से कि भाई इतने वोट हमारे फेवर में, तभी मैं बोलूं, कहीं मैं झूठा ना कर जाऊं। तो लेकिन मैं नॉर्मल बता रहा हूं, अगर स्टेट चाहे तो उसको बदल सकते हैं कि ना होने दे उस चीज को, वो पावर उनके पास है। लेकिन उन्होंने बैकएंड में वो बात कर ली कि हम 28% वाला और 12% वाला स्लैब हटाएंगे। क्यों हटाएंगे उस पर मैं आ रहा हूं, पहले समझो कि ये जीएसटी काउंसिल हर एक डिसीजन लेती है कि भाई मिल्क प्रोडक्ट पे कितना जीएसटी लगेगा। सभी बैठते हैं, बोलते हैं भाई 28% पे कितने एग्री हो वोट करो, भाई सब एग्री हो गए, 76% वोट मिल गए तो 28 हो गया, नहीं तो 18 पे बताओ भाई 18 पे कितने एग्री हैं, 75% ने वोट किया एग्री हो गया, ज्यादा करेंगे तो वो बेटर है, कम से कम चाहिए, जहां पे आगे रुकते हैं वहीं पे फाइनल कर देते हैं, वो डिसीजन फाइनल है, वो इंप्लीमेंट हो जाता है। दूसरा इशू स्टेट्स को ये था
कुछ स्टेट्स को ये लग रहा था कि जीएसटी के आने से उनका रेवेन्यू कम हो जाएगा, जीएसटी के आने से स्टेट्स का रेवेन्यू कम हो जाएगा। क्यों? आंसर इज वाई। क्यों उनको ऐसा क्यों लग रहा था? क्योंकि जीएसटी कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। क्या है जीएसटी? कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। वेट क्या था? प्रोडक्शन बेस्ड टैक्स। जहां पे प्रोडक्शन हो रहा था वहां पे टैक्स देना पड़ रहा था। यहाँ पे क्या है? जहां पे कंजम्पशन हो रहा है वहां पे टैक्स देना पड़ेगा। अगर कोई चीज यूपी में बनी है और कंज्यूम हरियाणा में हो रही है तो टैक्स हरियाणा में जाएगा, यूपी को नहीं जाएगा। तो यूपी बोला भाई ये तो गड़बड़ हो गई, पहले तो मैं प्रोडक्शन पे टैक्स ले जाता था, अभी मेरे यहाँ तो प्रोडक्शन है ही नहीं। ठीक है, तो समझो मतलब मुस्कुरा कौन रहा होगा? यूपी वाले, कि 26 करोड़ पॉपुलेशन तो हमारी है, कंजम्पशन तो हमारे यहाँ होना है, महाराष्ट्र में बने या गुजरात में बने कुछ भी आके बिके तो यूपी में गाना। ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र वालों को दिक्कत हो रही कि भाई हम तो बना तो ज्यादा रहे हैं लेकिन हमारी पॉपुलेशन तो कम है। ठीक है, तो हम लोगों को टैक्स कम मिलेगा। तो बहुत सारे स्टेट्स का ये भी एक आर्गुमेंट था कि भाई हम लोगों को लॉस होगा, तो गवर्नमेंट बोली लॉस नहीं होगा, टाइम के साथ चीजें रिकवर हो जाएंगी। जो इनिशियल लॉस अगर आप लोगों को कुछ भी हुआ तो आपका एक एवरेज टैक्स कलेक्शन रेट देख लेंगे पर मंथ क्या है, जो भी डिफरेंस आएगा वो सेंटर पे कर देगा आप लोगों को कुछ टाइम के लिए। उसके बाद वो चीज ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी क्योंकि इसको सिस्टम को बनाया ऐसे गया है। तो स्टेट उस बात से भी एग्री करेंगे कि ठीक है कि अगर हमें कुछ घाटा हुआ तो स्टेट को सेंटर को देना है, नहीं अगर फायदा हो रहा है तो सही है। ठीक है, उसका रीजन क्या था कि जीएसटी कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, जहां पे चीज कंज्यूम होगी वहां पे होगा, जहां पे मैन्युफैक्चर हुई है वहां पे नहीं। ठीक है, तो कंजम्पशन बेस्ड टैक्स बोलते हैं जीएसटी को। रीजन मैंने बता दिया, जहां ब्रेड का पैकेट खरीदोगे वहां टैक्स दिया जाएगा। कहां बना है? अमूल गुजरात में बन के आता है, अगर आप अमूल की थैली रोहतक में खरीद रहे हो तो टैक्स रोहतक में दिया जाएगा, टैक्स हरियाणा गवर्नमेंट को जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट में आधा आधा बटेगा, ये डिसाइड होगा कि जितना भी टैक्स आएगा आधा सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, आधा स्टेट गवर्नमेंट के पास आएगा। जीएसटी, ठीक है, इनकम टैक्स और बाकी टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स भी होता है, इनकम टैक्स भी होता है, वो डायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, कॉर्पोरेशन टैक्स कंपनी का इनकम टैक्स है, वो सेंट्रल लेता है, वो बाद में आता है स्टेट के पास घूम के फाइनेंस कमीशन के थ्रू। ठीक है, वो चीज हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम जीएसटी समझ रहे हैं। जीएसटी क्यों आया समझ में आ गया, 3 रीजन थे। इश्यू क्या थे स्टेट्स को, वो सोल्व कर लिए गए जीएसटी काउंसिल बना के और ये बता के कि इफ देयर वुड बी एनी लॉस then you will be compensated by the center for that particular loss for a fixed tenure। ठीक है, और उस फिक्स टेन्योर में काम चल जाएगा और चल भी गया। तो अभी जीएसटी को लॉन्च हुए हो गए 8 साल, 2017 में लॉन्च हुआ था। लेकिन जब जीएसटी काउंसिल बैठी और जीएसटी को बनाया गया तो जीएसटी के साथ इश्यू क्या हुआ, जीएसटी में बहुत सारे मल्टीपल स्लैब बना दिए। एक नील स्लैब, नील मतलब 0% जीएसटी जिसपे लगेगा, एक 5% जीएसटी के प्रोडक्ट बनाए, एक 12% जीएसटी के प्रोडक्ट बनाए, एक 18% और एक 28%। ठीक है, तो कॉर्पोरेट्स वाले बोले कि भाई ये क्या कर दिया, इसको सिंप्लीफिकेशन थोड़ी बोलते हैं, आपने तो अलग अलग स्लैब बना के रख दिया। यहाँ पे भी पर्पस क्या था, सिंप्लीफिकेशन। इतने स्लैब में कौन सा प्रोडक्ट कौन से स्लैब में जाएगा, कौन सा रॉ मटेरियल कौन से स्लैब में जाएगा। ठीक है, ये तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई चीज, आपको इजी करना था कॉम्प्लिकेट कर दिया। लेकिन स्टार्टिंग में सेंटर स्टेट नहीं मान रहे थे, अलग अलग स्टेट्स अलग अलग प्रोडक्ट को अलग अलग कैटेगरी में रखना चाह रहे थे। पॉलिटिकल इंटरेस्ट, सपोज किसी स्टेट में डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा बिकते हैं तो वो स्टेट चाह रहा था डेयरी प्रोडक्ट पे कम से कम टैक्स लगे, ताकि डेयरी फार्मर्स को हम बोल सके कि आपको टैक्स मिनिमम लग रहा है, वोट हमें ही देना अगली बार, और ये कम हमने लगवाया है। तो हर एक कॉर्पोरेट कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं तो महाराष्ट्र जैसे स्टेट चाह रहे थे कि उनपे मिनिमम टैक्स लगे। ठीक है, ताकि हम लोग ये बोल सके कि भाई हम लोगों ने प्रोडक्ट को सस्ता करवाया। तो हर एक स्टेट के अपने अपने कंसर्न थे, जिसकी वजह से मल्टीपल स्लैब बनाए गए। ठीक है,
लेकिन ये मल्टीपल स्लैब जो बनाए गए, तो जो सिंप्लीफिकेशन हो रही थी ना, वो सिंप्लीफिकेशन जो चाहिए थी वो नहीं हो पाई। जो 3 चीजें होनी थी, यूनिफॉर्म टैक्सेशन, कैस्केडिंग इफेक्ट और सिंप्लीफिकेशन, उसमें से 2 हो गई। कैस्केडिंग इफेक्ट हट गया, दूसरा यूनिफॉर्म टैक्सेशन हो गया, तीसरा बचा। तो वो गवर्नमेंट अभी कर रही है कि वो हम अभी कर देते हैं, अभी हम ये 2 स्लैब हटा देते हैं, ये गवर्नमेंट स्लैब हटा रही है, ये 3 स्लैब हो जाएंगे, तो कुछ तो सिंप्लीफिकेशन होगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम बाकी भी हटा देंगे, ठीक है। तो ये स्टेप अभी गवर्नमेंट ने लिए हैं, इसीलिए इसके हेडिंग में लिखा हुआ था जीएसटी 2.0। 1.0 ये था, 2.0 मतलब उसमें कुछ रिफॉर्म हुए। रिफॉर्म की रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि समझना मुश्किल हो रहा है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जीएसटी की, ठीक है। और अभी बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो जीएसटी से बाहर हैं, जैसे अल्कोहल अभी भी जीएसटी के अंडर में नहीं है, पेट्रोल डीजल अभी भी जीएसटी के अंडर में नहीं, अभी भी उन पे एक्साइज ड्यूटी लग रही है। मतलब एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स जो स्टेट लगाता है, स्टेट कलेक्ट करता है, क्योंकि स्टेट का, किसी भी स्टेट का मेजर रेवेन्यू जो आ रहा था वो एक्साइज ड्यूटी अल्कोहल और पेट्रोल पे लगा के आ रहा है। तभी तो आप सुनते हो हरियाणा में पेट्रोल का अलग रेट है, दिल्ली में अलग है। जीएसटी होता तो सेम ना होता, ठीक है। तो वो एक्साइज ड्यूटी अलग अलग है सभी स्टेट की। तो अभी वो दोनों आने बाकी हैं, क्योंकि जीएसटी काउंसिल में उन पर सहमति नहीं बनी, ठीक है, तो वो उनको जीएसटी में नहीं डाला गया। तो स्टेट बोले कि नहीं एकदम से सब कुछ नहीं देंगे, धीरे धीरे देंगे, क्योंकि टैक्स कलेक्शन की पावर सारी एकदम से दे देंगे सेंटर को, क्या पता कुछ ऐसी चीज हो जो हमें बाद में पता लगे। तो 2 प्रोडक्ट तो रख दिए हमने, और बाकी कुछ और भी प्रोडक्ट है, जैसे केन फूड है उस पे नहीं लगता है, ठीक है। कई प्रोडक्ट है ऐसे जिन पर भी जीएसटी नहीं लगता, ठीक है। मेन जो है अल्कोहल और डीजल और पेट्रोल, उन पे अभी भी स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। तो उम्मीद की जा रही है कि वो भी जीएसटी इस 2.0 रिफॉर्म में कर दिए जाए, ठीक है। और ये डिमांड भी उठ रही है, क्योंकि जीएसटी लगाने से पेट्रोल और डीजल सस्ते होंगे, ठीक है, और वो लोग चाह रहे हैं कि सस्ते हो, ठीक है। अल्कोहल चाह रहे ना चाह रहे हो, डीजल और पेट्रोल पे लोग चाह रहे हैं कि जीएसटी लगे ताकि वो सस्ता हो, ठीक है। तो अभी इन 2 रेट को हटाने की बात चल रही है जीएसटी 2.0 से। अभी ये 2 रेट घटाने से क्या कंजम्पशन बढ़ेगा, क्योंकि इसका जो हेडलाइन है वो ये कह रहा है कि विल इट बूस्ट द कंजम्पशन। जीएसटी 2.0 विल इट रियली बूस्ट द कंजम्पशन। तो जीएसटी तो हमें समझ में आ गया, अब इसका कंजम्पशन से क्या सिस्टम है वो समझो, कि कंजम्पशन को वो बूस्ट करेगा या नहीं करेगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरी स्टोरी समझो, फिर इसको क्लब करके इस आर्टिकल को पढ़ें। किसी भी कंट्री में जो इकोनॉमिक साइकिल है, कि किसी कंट्री की इकोनॉमी कैसे चल रही है, पैसा कहां से आ रहा है, कैसे वो कंट्री ग्रो कर रही है। तो किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक साइकिल में 2 टायर होते हैं। जैसे एक साइकिल में 2 टायर है, तो हर एक कंट्री का एक इकोनॉमिक साइकिल होता है, उसमें 2 टायर होते हैं। पहला टायर होता है प्रोडक्शन का टायर, दूसरा टायर होता है कंजम्पशन का। कि इंडिया में कोई भी चीज बने, प्रोड्यूस हो और वो बिके, फिर प्रोड्यूस हो फिर बिके, और ये साइकिल चलता रहे, तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ मिलती है। जितना तेज ये साइकिल चलेगा उतनी ही इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी किसी भी कंट्री, ठीक है। तो इसके लिए 2 चीजें चाहिए, प्रोडक्शन और कंजम्पशन। प्रोडक्शन कौन करेगा, इंडस्ट्री। कंजम्पशन कौन करेंगे, लोग, ठीक है। इंडस्ट्री वाले बना रहे हैं, लोग खरीद नहीं रहे, तो कितने दिन बनाएंगे वो। इकोनॉमिक्स में सिंपल सा फंडा है कि हर चीज डिमांड और सप्लाई पे चलती है। अगर किसी चीज की डिमांड है ही नहीं तो उसकी सप्लाई कुछ दिन में अपने आप बंद हो जाएगी, और डिमांड है
तो सप्लाई, जितनी डिमांड बढ़ती रहेगी सप्लाई भी बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन सप्लाई बढ़ने से डिमांड नहीं बढ़ती, डिमांड से सप्लाई बढ़ जाती है, ठीक है। अगर इंडस्ट्री को, किसी को लग रहा है कि मार्केट में डिमांड है किसी प्रोडक्ट की, ठीक है, तो उसको एक कंपनी बनाएगी। अगर लग रहा है बहुत ज्यादा डिमांड है तो कोई दूसरी कंपनी आ जाएगी बनाने के लिए, क्योंकि लग रहा है कि बिकेगा तो प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है मार्केट में, ठीक है, तो वो डिमांड क्रिएट नहीं कर सकता। अगर आप इंडियन मार्केट में हर रोज 1 लाख गाड़ियां उतार दोगे नई बना के, तो वो 1 लाख बिकेंगी नहीं, क्योंकि एक रिस्ट्रिक्टेड डिमांड है। तो डिमांड सप्लाई को इफेक्ट कर सकती है, सप्लाई डिमांड को उतना इफेक्ट नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में चीजें चलती हैं सप्लाई और डिमांड पे। ठीक है, अब गवर्नमेंट को इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए ये दोनों चीजें सही करनी है, प्रोडक्शन भी सही करना है और कंजम्पशन भी सही करना है। मतलब लोग खरीदे, ठीक है, तभी कंपनी वाले बनाएंगे तो पूरा सिस्टम सही चलेगा। अब इसमें सिस्टम क्या सही चलेगा, तो इसको ऐसे समझ लो कि अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है किसी कंपनी में, तो ऑब्वियस है उसको बनाने वाले पर्सन भी चाहिए, तो वो कंपनी क्या देगी, एम्प्लॉयमेंट देगी। एम्प्लॉयमेंट देगी तो मतलब डायरेक्टली उन लोगों को क्या दे रही है, इनकम दे रही है, और इनकम होगी तो वो लोग प्रोडक्ट्स को बाई करेंगे, उस कंपनी के नहीं तो दूसरी के बाई करेंगे, लेकिन कब करेंगे, जब इनकम होगी, ठीक है। तो इंडिया में प्रॉब्लम अभी फिलहाल इसी चीज की है, ये नहीं है। ये आप लोग देख ही रहे हो कि लोग एक गवर्नमेंट जॉब के लिए पागल है, मतलब 1000 वैकेंसी निकलती है, 1 करोड़ लोग जा रहे हैं अप्लाई करने वाले, तो मतलब वो 1 करोड़ में से मोस्टली ही बेरोजगार है, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया की बहुत तेजी से बढ़ रही है। पैसा नहीं होगा लोगों के पास तो खरीदेंगे क्या, ठीक है, खरीदेंगे नहीं तो बनाने वाले और कम बनाएंगे। अब जैसे पिछले साल इंडिया में गाड़ियां कम बिकी, तो ऑटोमेटिकली इस साल कम प्रोडक्शन होगा, क्योंकि जो बना दी है रखी हुई है उनका क्या करेंगे, खरीदने वाला 2024 की मैन्युफैक्चरिंग खरीदेगा नहीं, उसको इसी ईयर में बनी हुई चाहिए, ठीक है। तो उस गाड़ी को सस्ते में देना पड़ेगा, कंपनी को घाटा है, तो इस साल कंपनी और कम गाड़ी बनाएंगी। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं, और कम बनाएंगी। अब और कम बनाएंगी तो उनको कम लेबर चाहिए, तो ले ऑफ करेंगी, ले ऑफ करेंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ेगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ गया, क्योंकि कंजम्पशन नहीं हो रहा। अगर कंजम्पशन हो रहा होता तो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता। इसका रिवर्स सिचुएशन ले लो, अगर पिछले साल गाड़ियां ज्यादा बिकी होती या ज्यादा डिमांड हुई होती कि किसी गाड़ी की डिमांड ज्यादा है उतनी मिल ही नहीं पाई, तो अब की बार कंपनी वाले और ज्यादा बनाते तो कुछ लोगों को और काम पे रखना पड़ता, तो उनको और इनकम मिलती, ठीक है, वो और कंज्यूम करते। तो साइकिल तो इसी पे चल रहा है इकोनॉमी का, प्रोडक्शन होगा कंजम्पशन होगा, प्रोडक्शन होगा कंजम्पशन होगा, कोई भी एक चीज रुक गई तो इकोनॉमिक साइकिल रुक जाएगी, ठीक है। अब इंडिया में जो ये प्रोडक्शन और कंजम्पशन वाली साइकिल है, इसमें इस वाली साइकिल में दिक्कत आ रखी है, इस वाले टायर में दिक्कत आ रखी है, कंजम्पशन वाले में। रीजन मैंने बता दिया, अनएम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट इसको चलाना चाह रही है कि ये पहिया चले, सिर्फ अगले पहिए से साइकिल चल रहा है तो स्पीड नहीं पकड़ पा रहा, तो गवर्नमेंट चाह रही है पिछले वाला पहिया भी चले। अब पिछले वाला पहिया जब चलेगा तब लोगों के पास पैसा होगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने रिसेंटली 2 एक्शन लिए। एक तो इस बार के बजट में उन्होंने बोला कि जो लोग 7 लाख तक टैक्स दे रहे थे अब 12 लाख तक टैक्स मत देना, तो मतलब 5 लाख पे जो टैक्स देना पड़ रहा था वो देना नहीं। मान लो वो टैक्स 10% था, तो 5 लाख का 10%
50,000, तो 50,000 अब हर उस आदमी के पास बचेंगे जो 7 लाख से ऊपर कमा रहा था और 12 लाख से ऊपर कमा रहा था, सॉरी 12 लाख से ऊपर कमा रहा था। बचेंगे, उस पैसे का वो करेगा क्या? कुछ ना कुछ खरीदेगा, कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करेगा ना उसको। अगर कोई प्लॉट खरीद रहा है तो वो भी तो एक तरह का उसका एक्सपेंडिचर है ना, कुछ भी करेगा उसको खर्च करेगा, ठीक है। खर्च करेगा, वही गवर्नमेंट चाह रही है कि कंजम्पशन बढ़े। तो एक तो स्टेप गवर्नमेंट ने ये लिया। दूसरा स्टेप क्या लिया कि जो जीएसटी के रेट थे 0, 5, 12, 18, 28, गवर्नमेंट कह रही है कि इस वाले स्टेप को हटा देंगे और इस वाले स्टेप को हटा देंगे। तो यहां जो आर्टिकल थे उनको यहां डाल देंगे, मोस्टली को, कुछ को ऊपर भी डालेंगे लेकिन मोस्टली को, और यहां वाले जो थे उनको मोस्टली को यहां डाल देंगे। तो इनडायरेक्टली होगा क्या, जो प्रोडक्ट पहले महंगे बिक रहे थे मार्केट में वो सस्ते होंगे। एक तो लोगों को पैसा दे दिया टैक्स कम करके, दूसरा प्रोडक्ट्स को सस्ता कर दिया। तो दोनों चीजों से होगा क्या, कंजम्पशन बूस्ट होगा, ठीक है। तो इसी बारे में ये आर्टिकल है कि क्या जो मैंने आपको अभी बताया गवर्नमेंट के ऐसा अजम्पशन है कि ऐसा होगा, क्या ये सच में हो पाएगा क्या, ठीक है। जीएसटी 2.0 विल इट रियली बूस्ट द कंजम्पशन। तो गवर्नमेंट ऐसा सोच रही है, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई इनकम टैक्स की रेट बढ़ा दी, लोगों के हाथ में पैसा दे दिया एक्स्ट्रा, नहीं तो वो टैक्स की फॉर्म में गवर्नमेंट को देना पड़ता, और प्रोडक्ट को सस्ता कर दिया, तो अब तो लोगों को और ज्यादा खरीदने चाहिए। तो क्या ये दोनों चीज मिला के इंडियन इकोनॉमी की जो ग्रोथ है, जो स्लो डाउन हो गई है, उसको फास्ट कर सकते हैं क्या? अभी हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है लगभग 6.4% से, मोटा मोटा पकड़ो 6 से 7% के बीच में ग्रो कर रही है। हम लोगों का टारगेट है डेवलप्ड बनने का 2047 तक, कि 2047 तक हमें डेवलप्ड कंट्री बनना है। उसके लिए हमें ये ग्रोथ रेट चाहिए लगभग 9% की, ठीक है। वो 9% की ग्रोथ रेट कब आएगी, जब वो इकोनॉमिक साइकिल भागेगा। वो इकोनॉमिक साइकिल भागेगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, कंजम्पशन ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा, कंजम्पशन होगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ये सारे पापड़ बेल रही है कि टैक्स कम करना, जीएसटी की रेट को कम करना, ठीक है। तो आपको कुछ कुछ समझ में आएगा कि गवर्नमेंट ये कर क्यों रही है, क्योंकि उसको इकोनॉमिक साइकिल को तेज करना है। इकोनॉमिक साइकिल को तेज करने के लिए दोनों टायर को घुमाना पड़ेगा। दोनों टायर को घुमाने के लिए जो टायर रुका हुआ है उसी को घुमाए ना, ठीक है। हालांकि ऊपर वाले टायर में भी कुछ कमी है, अभी इस पे आता हूं। इतना समझ में आ गया? ये चीजें लिखने भी पड़ेंगी आपको, नहीं तो कुछ टाइम के बाद ये याद नहीं रहेगा इतना आप लोगों को, ठीक है। अब देखो, इकोनॉमिक साइकिल के दो पहिए बताए मैंने, प्रोडक्शन और कंजम्पशन। प्रोडक्शन को बोलते हैं सप्लाई साइड, ठीक है, और कंजम्पशन को बोलते हैं डिमांड साइड। तो आगे कभी कोई एडिटोरियल पढ़ो आप, या कोई आपको बोले कि इंडिया में डिमांड साइड प्रॉब्लम है, तो आप समझ जाओगे क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि कंजम्पशन की प्रॉब्लम है। अगर कहे कि इंडिया में सप्लाई साइड प्रॉब्लम है, तो मतलब प्रोडक्शन में प्रॉब्लम है, कंपनीज को कोई दिक्कत हो रखी है। तो ये इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी है जो आपको याद करनी है कि सप्लाई साइड प्रॉब्लम क्या है, डिमांड साइड प्रॉब्लम क्या है। सप्लाई साइड प्रॉब्लम है प्रोडक्शन में प्रॉब्लम, डिमांड साइड प्रॉब्लम है कंजम्पशन में प्रॉब्लम। अब सप्लाई साइड प्रॉब्लम को दो मेजर प्लेयर हैंडल करते हैं इंडिया में, एक तो गवर्नमेंट और एक प्राइवेट। तो एक तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, नई हॉस्पिटल बनाएगी, नए रोड बनाएगी, नए स्कूल बनाएगी। तो ये सब में गवर्नमेंट क्या कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो रोड बनाएगी तभी भी लोगों को रोजगार मिलेगा, स्कूल बनाएगी तभी भी लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है। तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट लोगों को रोजगार दे रही है काम चला के कुछ ना कुछ, और गवर्नमेंट की खुद की कंपनी भी है। तो गवर्नमेंट खर्चा करती है, एक्सपेंडिचर करती है, उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट है, मतलब इससे रिटर्न मिलेगा
तो उसको इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। जो खर्चा रिटर्न लेके आए वो एक्सपेंडिचर नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है। ठीक है वो एक्सपेंडिचर ही, लेकिन अगर उससे रिटर्न मिले तो वो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं उसको, वो एक्सपेंडिचर नहीं बोला जाएगा। क्लियर? तो एक तो गवर्नमेंट खर्चा करती है और एक प्राइवेट प्लेयर खर्चा करते हैं। अडानी, अंबानी, टाटा, इन्होंने भी तो कंपनीज बना रखी हैं, ये लोग भी रोजगार देते हैं, गवर्नमेंट भी देती है। तो ये दो प्लेयर हैं जो सप्लाई साइड को संभालते हैं। यहां पे भी दो बड़े प्लेयर हैं जो डिमांड साइड को संभालते हैं। एक तो है अर्बन पॉपुलेशन और एक है रूरल पॉपुलेशन। तो अर्बन कंजम्पशन और रूरल कंजम्पशन, ये बोलते कि इंडिया में डिमांड साइड में प्रॉब्लम है लेकिन रूरल डिमांड साइड में प्रॉब्लम है। तो आप समझो कि मतलब रूरल में कंजम्पशन नहीं हो रहा, अर्बन में तो हो रहा है। ठीक है, तो सप्लाई साइड में दो बड़े प्लेयर हैं और डिमांड साइड में दो बड़े प्लेयर हैं। अब दिक्कत कहां हो रखी है? ऊपर वाले केस में प्रॉब्लम हो रखी है इनको, ये लोग सप्लाई नहीं देना चाह रहे, मतलब ये लोग नई कंपनी नहीं लगाना चाह रहे, पुरानी कंपनीज को एक्सपेंड नहीं करना चाह रहे, और जो पुरानी कंपनी है उनको भी ऑटोमोशन मोड में लेके आ रहे हैं। इन तीनों चीजों से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, जो गवर्नमेंट नहीं चाहती। आई रिपीट, नया एक्सपेंशन नहीं कर रहे, नया बिजनेस नहीं खोल रहे। हालांकि दोनों बात सेम है, अगर समझोगे तो एक्सपेंड करना मतलब एक्सपेंशन पुराने का भी हो सकता है और नया भी खुल सकता है, दोनों नहीं कर रहे। और पुराने वाले को भी क्या कर रहे हैं, ऑटोमेशन में लेके आ रहे हैं, रोबोट लगा रहे हैं। तो मतलब इनडायरेक्टली तीनों ही चीज में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहे हैं, जो गवर्नमेंट को भी भारी पड़ेगा और इनको भी भारी पड़ेगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो खरीदेगा कौन अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे तो। ठीक है, तो इनकी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, पहला स्टेप उठाया और कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर दिया। 30% टैक्स था, 25% कर दिया। भाई 5% आप लोग रखो अपने पास, जैसे इनकम टैक्स में किया 12 लाख तक टैक्स फ्री, पहले 7 लाख तक था। भाई रखो पैसे को अपने पास, रखोगे तो खर्च करोगे, ये भी तो खर्च करेंगे ना। अब बिजनेसमैन का खर्च करने का मतलब है इन्वेस्टमेंट, वो कोई नई इन्वेस्टमेंट करेगा। तो ऐसे करके इंडियन गवर्नमेंट ने 2 लाख करोड़ रुपए कॉर्पोरेट हाउसेज को छोड़ दिए। जो टैक्स आना चाहिए था वो 2 लाख करोड़ रुपए वो गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट हाउसेज को पास छोड़ दिया वापस। कॉर्पोरेट हाउसेज को करना क्या था, इससे नए बिजनेस लगाने थे, पुरानों का एक्सपेंशन करना था ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता। इन्होंने उठा के वो 2 लाख करोड़ रुपए या तो सेविंग में डाल लिए या फिर इंडिया से बाहर इन्वेस्ट कर दिए। गवर्नमेंट को धक्का लग गया। ऑब्वियस बात है, उन्होंने कुछ और सोचा था, इन्होंने कुछ और कर दिया। हालांकि गवर्नमेंट ने ये थोड़ी बोला था कि भाई 30% से 25 कर रहे हैं, 5% से नई फैक्ट्री लगानी। गवर्नमेंट तो कह रही थी भाई आप लोगों को बेनिफिट दे रहे हैं, अब बेनिफिट अगले कहीं यूज करें, लेकिन गवर्नमेंट को ये लग रहा था कि यही यूज करेंगे। इन्होंने उठा के वो सारा बाहर ट्रांसफर कर दिया, वो पैसा डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉरेन मार्केट में लगा दिया। किसी ने बाहर कोई कंपनी एक्वायर कर ली तो मोस्टली पैसा बाहर चला गया। तो इंडियन गवर्नमेंट के सप्लाई साइड की प्राइवेट एक्सपेंडिचर वाले पार्ट को धक्का लगा। दूसरा काम अभी क्या कर रही है गवर्नमेंट इनके लिए, जीएसटी में रिफॉर्म कर रही है कि वे जीएसटी में रिफॉर्म कर रही है तो उससे टैक्स सिस्टम सस्ता होगा, इनडायरेक्टली कंपनीज को ही फायदा होना है उससे। तो इंडिया में एक बड़ी प्रॉब्लम है, प्राइवेट एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा, सप्लाई साइड की दिक्कत है। ठीक है, अब इसको कैटर करने के लिए गवर्नमेंट ने 2 स्टेप उठाए। कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर दिया, जीएसटी को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा है।
तीसरा स्टेप क्या उठाया, गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया। भाई ये